सर, जैसे कि पिछले कुछ टाइम से क्या पिछले कुछ सालों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा काफी बड़े बड़े नवाचार हुए हैं, जिससे कि काफी प्रोडक्शन में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। तो उसी संदर्भ में यदि बात की जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान की दिशा और प्राथमिकताएं क्या है, और उसमें आईसीआर की जो अग्रणी भूमिका किस तरह से रहती है? देखिए, कृषि विकसित भारत के लिए कृषि का विकसित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कृषि आधे लोगों से ज्यादा की जीविका है। कृषि सारे लोगों को पेट भरने के लिए बहुत जरूरी है, खाद्यान्न प्लस न्यूट्रिशन। और उस कॉन्टेक्स्ट में कृषि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि चैलेंजेस नए इमर्ज हो रहे हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात करो, चाहे सोयल हेल्थ की बात करो, चाहे पानी की बात करो, चाहे बायोडाइवर्सिटी की बात करो, और ऊपर से जो इकोनॉमिक शिफ्ट्स हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है, तो चैलेंजेस नए इमर्ज हो रहे हैं। और उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए खेती में बहुत सारा नवाचार हुआ है पीछे, और उसी का कारण है कि आज हम सुरक्षित हैं। खाद्यान्न की दिशा में काफी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन भविष्य के जो चैलेंजेज हैं उनको देखते हुए हमें थोड़ा हमारी जो सोच है, हमारा जो तरीका है, हमारी स्ट्रेटेजी है, उसको मुझे लगता है कि कुछ ट्विक्स करने की जरूरत है। और उन ट्विक्स में जब हम देखते हैं तो सिर्फ प्रोडक्शन सेंट्रिक एग्रीकल्चर से काम नहीं चलेगा। आज प्रोडक्शन उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रोडक्शन से पहले और प्रोडक्शन के बाद की प्रॉब्लम्स है। और उन प्रॉब्लम्स को देखने के लिए हमें नया अनुसंधान करने की जरूरत है कि कौन सी चीज कहां। तो टारगेटिंग की बात करते हैं, ताकि वो प्रोडक्शन से पहले, कहते हैं कि बाढ़ आने से पहले पाल बांधनी पड़ेगी, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपर टारगेटिंग, मार्केट इंटेलिजेंस, वो सारा देखना पड़ेगा। एंड पोस्ट प्रोडक्शन जो वैल्यू चेन है जितना भी, उसमें बहुत सारा कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि यदि हम आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं किसान की, तो उसमें सिर्फ प्रोडक्शन से आमदनी नहीं बढ़ सकती। फार्मर को मार्केट से लिंक करना है, उसको वैल्यू चेन में लाना है, उसको एंटरप्रेन्योर बनाना है, तभी जाके इनकम बढ़ेगी। और ये सारा करने के लिए हमें एक एग्री फूड सिस्टम अप्रोच की जरूरत है, और एग्री फूड सिस्टम अप्रोच पे हमें फोकस करने की जरूरत है, और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो जैसे कि पिछले कुछ टाइम से देखें तो कि किसानों के सामने ऐसा होता है कि अचानक बारिश आ जाती है, फिर बीच में सूखा पड़ जाता है। तो इस तरह की जो ये चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की जो चुनौतियां हैं, उसको किस तरह से आप संबोधित करेंगे कि आईसीआर के सामने किस तरह की चुनौतियां आ रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर? देखिए, वैसे तो मैं जो अनुसंधान हो रहा है, वो जितना भी हम कर रहे हैं, उसका सारे का फोकस ही क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। इसीलिए आपने देखा कि हमारी 2700 के लगभग क्रॉप वैरायटीज है, क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज है, डिफरेंट क्रॉप्स की और फ्रूट्स की। तो एक तो ये डायरेक्शन है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज, दूसरा क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज, कि कम पानी है तो उसमें सहन करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी है, यदि ज्यादा पानी बरस गया है तो क्या है, यदि गर्मी ज्यादा हो गई तो उसके लिए क्या है। तो वैरायटीज और टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन, तो उस पर सारा एक फोकस है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे हमने काम किया क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस, सो क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस पे जो पायलट्स किए थे, और उसके बेसिस पे उसको हम स्केल पे जा रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा एक अवेयरनेस बढ़ी है, और उस अवेयरनेस के कारण से अडॉप्शन बढ़ा है। और उसी का नतीजा है, यदि मैं पिछले साल की ही बात करूं, तो डेस्पाइट की काफी सारी क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स रही, चाहे सूखे की, चाहे बाढ़ की, कहीं पे कहीं पाले की, कहीं गर्मी की,
लेकिन उन सब चीजों के बावजूद भी हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन 22 मिलियन टन एक साल में बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि जो टेक्नोलॉजीज हमने डेवलप की है, जो साइंटिफिक एडवांसमेंट हुए हैं और जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, किसानों का हार्ड वर्क है, उसके कारण से आज हम डेस्पाइट ऑल दी चैलेंजेस सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। किस तरह के जो नए नवाचार है वो प्रयास किए जा रहे हैं आईसीआर के द्वारा? देखिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए 2-3 मोटी मोटी बातें होती हैं। एक तो है कि उसके जो संसाधन है, उन्हीं संसाधनों का उचित उपयोग कैसे करें। तो उसमें हम लोग जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, क्योंकि किसान के यहाँ सिस्टम है तो जितनी जमीन है उसी में से कुछ फ्रूट ट्रीज लगा सकता है, कुछ वेजिटेबल हो सकता है, कुछ एनिमल की बात कर सकता है, कहीं कोई पोल्ट्री हो सकता है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाएं, जिससे एक तो रिस्क कम होती है, क्योंकि एक ही चीज पे आधारित नहीं होता, मल्टीपल होता है। तो उसके ऊपर हमने पूरे देश के लिए करीब 480 कुछ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स मॉडल तैयार किए हैं और वो बैंकेबल मॉडल है, उनको नाबार्ड ने यूज किए हैं और वो लेके जा रहे हैं ताकि उसकी आमदनी बढ़े। दूसरा आमदनी बढ़ाने का तरीका है कि हम जो जितनी जमीन है उसमें प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, जिसके लिए ये सारी टेक्नोलॉजी जिनकी मैं बात कर रहा था, चाहे नया बीज है, नई वैरायटीज है, नए इनोवेशंस हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर, दूसरे तरीके के जो इनोवेशंस हैं। और तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है कि हम खेती में लागत को कैसे घटाएं। वो किसान के हाथ में होता है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से वो खेती में लागत कम कर सकते हैं। तो यदि इन सारी चीजों को हम समावेशित करेंगे तो चौथा एस्पेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसान को वैल्यू चेन के साथ में मार्केट से कैसे लिंक किया जाए। मार्केट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसान की इनकम के लिए और उस डायरेक्शन में भी पूरा काम चल रहा है। मुझे लगता है यही डायरेक्शन है कि किसान को भी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना पड़ेगा, उनको कोई एग्रीगेशन का मॉडल लाना पड़ेगा ताकि वो मार्केट से जुड़ सके, क्योंकि छोटे किसान हैं, हर किसान मार्केट नहीं जा सकता। लेकिन यदि एक गांव के लेवल पे या क्लस्टर ऑफ विलेज लेवल पे कोई एग्रीगेशन मॉडल, जिसमें आजकल जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात है, गवर्नमेंट के बहुत सारा एफर्ट्स है एफपीओज के लिए। तो इसमें आप भी आईसीआरडी में कुछ प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को मार्केट प्रोवाइड करवाई जाए? बिल्कुल, हम वैल्यू चेन पे काम कर रहे हैं, हम एफपीओज को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारा मार्केट लिंकेजेस के डायरेक्शन में ही है और मार्केट लिंकेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगता है इस पे और इंटेंसिफाइड वर्क करने की जरूरत है, लेकिन वो एक इनकम बढ़ाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। एक पिछले टाइम से काफी महत्वपूर्ण विषय है कि जैविक खेती की बातें होती हैं, तो उसको लेकर के भी विशेष प्रकार के कोई शोध या कोई रणनीति आईसीआर के द्वारा लागू की गई है, या उसमें किस तरह की अभी तक आप लोगों ने क्या क्या अचीव किया है? देखिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर देश के लिए, सेहत के लिए, सब चीजों के लिए महत्वपूर्ण है। आईसीआर का एक ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोग्राम चलता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे, और जो प्रोग्राम शुरू हुआ था उस समय मैं आईसीआर में काम करता था, मैं उसका पार्ट था पहला। और उसके बेसिस पे डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में कौन सा फसल चक्र, जिसमें कौन से ऑर्गेनिक इनपुट्स के साथ में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम बेटर कर सकते हैं, उस पर बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है। वो आईसीआर ने काम किया है अलग अलग स्टेट्स में। हर चीज हर जगह नहीं हो सकती। हमारा देश विविधता भरा देश है और उसमें और यही हमारी खासियत है। विविधताओं में विविधता चाहिए और उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हर चीज हर जगह नहीं हो सकती, उसका एक डोमेन है और हम यही करते हैं कि कौन सी चीज कहां होगी और कौन सी चीज कहां नहीं होगी। खेती में मैं हमेशा बोलता हूं कि एग्रीकल्चर में कुछ भी सही और गलत नहीं होता, इट ऑल डिपेंड्स। हमारा काम है साइंटिफिक तरीकों से उसका टारगेटिंग करना कि ये चीज यहां हो सकती है। सेम इज द केस, अभी सरकार का नेचुरल फार्मिंग का मिशन लॉन्च हुआ है और आईसीआर उसमें मल्टी लोकेशन पे रिसर्च कर रहा है और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जो जहां पे दलहन है, तिलहन है, वेजिटेबल की चीजें हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे इसका रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है।
काम नया शुरू हुआ है, तो वो भी हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश में बहुत सारा डोमेन है जहां इन सब चीजों की जरूरत है और इनका यूज है। अभी तो हम बहुत सारे देश में मुझे लगता है कि 8% एरिया तो बाय डिफॉल्ट नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो वो एरिया ऐसा है जो ट्राइबल एरियाज है, हिली एरियाज है, जहां पे किसान का प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। और यदि हम नेचुरल फार्मिंग के, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो नवाचार है उनको लेके जाएं उनके पास में, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो सर एक ये था कि जैसे जैविक खेती की जो बात होती है, पुराने टाइम की यदि बात करें, या जिस एरिया में आपने बताया कि इतना एरिया तो अभी भी जैविक खेती में है, तो वहाँ खेती और पशु दोनों का आपस में अभी भी वो पुराना जो तौर तरीका था तो वो अभी भी बाकी है वहां पर, तो उसकी वजह से जैविक खेती है। तो क्या अभी भी आईसीआर ऐसे कुछ प्रयास कर रहा है जिससे खेती और पशुधन का जो अनुपात होना चाहिए उसके लिए भी कुछ ऐसी कोई योजनाएं हो? देखिए, आईसीआर तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एनिमल हस्बेंड्री भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, फिशरी साइंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्रॉप साइंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, सारे सेक्टर्स हैं। और वही खेती है, क्योंकि खेती किसानी में ये सब चीजें चाहिए। ये तो हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन करना शुरू कर दिया। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब रिसर्च अलग अलग, लेकिन उनको इंटीग्रेट तो इकट्ठा करना पड़ेगा। ये सारे इनसेपरेबल है। और मुझे लगता है कि पशुधन और हमारी फसलें, ये सारा एक दूसरे के पूरक है। और पशु को चारा चाहिए और खेत को खाद चाहिए, तो वो तो आना पड़ेगा। अब इन दोनों कुछ चीजों को आप सेपरेट करेंगे तो मुश्किल है। प्राकृतिक खेती के दो स्तंभ है, फसल है और पशु है, उनके बिना वो हो नहीं सकता। तो इसलिए इसके ऊपर अभी लाइव स्टॉक के मामले में हमने काफी अच्छा काम किया है, कर रहे हैं। हमें फक्र है ये बताते हुए कि वैक्सीन के जैसा मामला पशुधन को बचाने के लिए हिंदुस्तान का जितना भी पशुओं का वैक्सीन है हिंदुस्तान में बनता है, वो आईसीआर ने बनाया। और अभी पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी लंपी डिजीज की कुछ सालों पहले, और हमारे संस्थान ने 9 महीने में वैक्सीन बना के उससे निजात पाई है। तो पशुधन के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, हर फील्ड में अच्छा काम हो रहा है। लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी की, मतलब इनकी ग्रोथ रेट जो है, फिशरीज की ग्रोथ रेट, हॉर्टिकल्चर की ग्रोथ रेट, ये काफी अच्छी बढ़ रही है। और यदि हम विकसित भारत का कल्पना करते हैं तो उसमें एक पिलर यही है कि डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर से ही विकसित भारत और खेती कंट्रीब्यूट करेगा, और उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। बिल्कुल। और सर आप जिस थी जो अपनी उनकी वहाँ की जो लोग परंपराएं रही है खेती को लेकर के, तो क्या उनका इस समय वो कितने वैज्ञानिक दृष्टि से यदि उनको अध्ययन करके उनको अभी अपनाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी आपने कभी सोचा है? देखिए, ट्रेडिशनल विजडम, ये हमारी संस्कृति के हिसाब से यदि हम साइंटिफिक वैलिडेशन करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं भी गांव में पला बड़ा हूं, खेती भी किया है। जितने नवाचार, फार्मर लेड इनोवेशन जिसको हम बोलते हैं, यदि उसको साइंटिफिक वैलिडेशन करके आगे लेके जाएं तो एक दिशा में लेके जाते हैं। अभी हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान जो पूरे देश में चलाया, उस अभियान के दौरान हमने 300 फार्मर लेड इनोवेशन को डॉक्यूमेंट किया है, और अब उनको हम डॉक्यूमेंट करके और आगे लेके जाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि किसान वहां पे जो उनका टैलेंट उनमें है, चाहे वो यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं, लेकिन वो भी नवाचार करते हैं, और उस नवाचार को साइंटिफिक दृष्टि से हम वैलिडेट करके यदि आगे लेके जाएं तो बाकी को भी होगा, और उसका अडॉप्शन इजी हो सकता है, क्योंकि वो फार्मर के हिसाब से, फार्मर की लैंग्वेज में बनी हुई चीजें हैं। राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि जो टेक्नोलॉजीज थी ट्रेडिशनली, जैसे आज हम मोनोक्रॉपिंग की बात कर रहे हैं, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन राजस्थान में मैंने देखा, बचपन से देखा कि रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। हम आज बात कर रहे हैं क्रॉप रोटेशन। किसान जिस खेत में इस साल बाजरा लगाएगा, उसमें अगले साल ग्वार लगाएगा। किसान उसके बाद में, उसको पता है ग्वार के बाद में मुझे गेहूं लगाना है, बाजरे के बाद में सरसों लगाना है, अगले बार बदल देगा। ये चलता है सदियों से, और बहुत ही सस्टेनेबल सिस्टम है। और भी दूसरे वाटर कंजर्वेशन के आप एस्पेक्ट देख लीजिए, दूसरी चीजें देख लीजिए, तो वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल नॉलेज को हमें यूज करना चाहिए, वो हमारा ट्रेजर है।
लेकिन सर एक दूसरा ये कि कृषि से जो युवा लोग जो है वो युवा पीढ़ी वो थोड़ी दूर होते जा रही है। साइंस के लिए ठीक है, वो कृषि वैज्ञानिक बनना पसंद करता है, पर वो खेती करना पसंद नहीं कर रहा है। तो युवाओं को इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़े, उनको इसमें शामिल किया जाए, इसके लिए आईसीआर के द्वारा किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, यूथ, हमारा देश आज सबसे जवान देश है। वी आर ऑलमोस्ट यंगेस्ट कंट्री कि यंग पॉपुलेशन जो जितनी हमें ना, यूथ हमारा पावर भी है, मतलब अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन चैलेंज भी है। उस एनर्जी को हम सही रास्ते पे कैसे डाइवर्ट करें, मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर में यूथ का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी, आप एआई की बात करते हैं, ड्रोन्स की बात करते हैं, आप दूसरे डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज यूथ सेवी टेक्नोलॉजीज है।